तो ये सिक्के के बारे में पढ़ेंगे हम आज। आज का जो टॉपिक होगा वो सिक्के के बारे में होगा। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, हम कल हमने पढ़ा था कि पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और अभिलेख में अशोक के बारे में सबसे ज्यादा पता चलता है कि अभिलेख से कैसे एविडेंस मिलते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या नहीं। आज हम आर्कोलॉजी का दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब इससे मतलब इससे पढ़ने से पहले, इससे पहले आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि ये अधिकतर मौर्योत्तर काल के बारे में। ठीक है। मौर्योत्तर काल जब आपके दो, यानी कि विदेशी और देशी शासक ने शासन किया है, उस चीज के बारे में आप जानते हैं। जैसे अभिलेख से हमें अशोक के बारे में ज्यादा पता चलता है ना, उसी प्रकार हमें सिक्के से पता चलता है मौर्योत्तर काल का। ठीक है। तो इसका जो मेन सोर्सेज है, याद रखना, वो है मौर्योत्तर काल। इतना आपने जानना है कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इतिहास सबसे ज्यादा सोर्सेज है मौर्योत्तर काल। अगर आप देख पा रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि 185 बीसी से लेकर यानी 319 तक, 319 एडी तक जो भी चीजें हुआ है वो किस पे डिपेंड है? कॉइन्स पर डिपेंड है। ठीक है, सिक्के पर। अब कैसे पता चलता है किस किसने कौन से सिक्के चलाए या क्या सिक्के, इन सिक्कों को क्या कहते हैं, उसी चीज के बारे में ये डिटेल में है। ठीक है। तो इस चीज के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनमें इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इसमें आपको पहला पॉइंट दिख रहे हैं, मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं जो सिर्फ ये एंशियंट हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं। पहला जो पॉइंट है, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में आप न्यूमेस्टिक्स भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में आपको इसमें लिख भी सकते हैं, कई बार ये हिंदी में भी आ सकता है, न्यूमेस्टिक्स। ठीक है, हिंदी में भी आ सकता है। तो वो जैसे एपिग्राफी उसको बोलते थे ना अभिलेख को, वैसे ही इसको बोलते हैं। ठीक है, मुद्रा शास्त्र। और इसके जो जनक हैं वो है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इसके जो जनक कौन है? जेम्स प्रिंसेप। अब आपको पता होगा, मैं अभिलेख में एक चीज दिखाई दी आपको, जो जेम्स प्रिंसेप वो बंदा था जिसने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप। तो मैंने आपको बताया कि कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि में और प्राकृतिक भाषा में था वो। ठीक है, वो चीज के बारे में। अब ये सिक्के सामने कब आते हैं? सामने कब आते हैं? तो मैंने यहाँ लिखा है छठी शताब्दी बीसी, यानी छठी शताब्दी का मतलब समझो आप 600 बीसी। ठीक है, 600 बीसी के समय, यानी कि ये 600 बीसी को महाजनपद काल भी कहा जाता है। महाजनपद काल या दूसरा द्वितीय नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसको द्वितीय नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना आपने कि छठी शताब्दी बीसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय नगरीय सभ्यता। और जो पहली तो आपको पता है सिंधु घाटी थी। ठीक है, तो वो सारी चीजें, यानी ये हमें किस चीज का इतिहास बता रहे हैं? छठी शताब्दी बीसी से लेकर। ठीक है, छठी शताब्दी बीसी से लेकर आपके 1206 तक हमने पढ़ना है, यानी किस क्या क्या सिक्के बने हैं वो सारा का सारा आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो दूसरी लाइन आपने यहां से सुनिए। ये तो मैंने बता दिया कि छठी शताब्दी क्या होता है, इस पे आया हमें। ठीक है, छठी शताब्दी बीसी। बीसी तो आप समझते होंगे। ठीक है, ईसा मसीह से पहले जब जन्म नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं बीसी, और जब जन्म हो गया उसको बोलते हैं एडी। ठीक है, उसके बाद और उन्हें क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। याद रखना, उन्हें क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। आहत मतलब घात करना, है ना, आघात करना, उसको कहा जाता है आहत सिक्के। और इनको और नाम भी दिया जाता है पंचमार्क सिक्के। ठीक है, पंचमार्क। ठीक है, तो यानी कि इनको मार मतलब जो मार मार के इनको क्या किया जाता था? पतला या गोल आकार का, आयताकार, ये सारी चीजें। तो आपको बता सकता है कि ये आयताकार, वर्गाकार भी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये इस प्रकार के सिक्के हुआ करते थे, जो इनके पहला आकार है वो धीरे धीरे वो आपके आयताकार बनेंगे, फिर वो वर्गाकार बन गए। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे सिक्के आगे आगे आपको सिक्के मिलते हैं, जैसे आप आज भी देखते हो। ठीक है, तो वो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डीपली, अगर नेट में आप क्वेश्चन पूछते हैं कि आहत शब्द किसने यूज किया है, तो उसका क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप। जो मैंने बताया उसी का नाम क्या है? आहत जिसने यूज किया उसी का नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप। उसके बाद पंचमार्क किसने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा ये पंचमार्क शब्द का यूज किसने किया है, जो ये पंचमार्क सिक्के है ये किसने यूज किया है, तो उसका नाम है वासुदेव अग्रवाल।
ठीक है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि नई नई चीजें आपको, एक्स्ट्रा चीजें आनी चाहिए। मैं आपको इजी से लेकर मॉडरेट, मॉडर्न से हार्ड तक सब कुछ बता रहा हूँ, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये अभी तो सोर्सेज है, तो जो आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कितना मजा आएगा वो चीज। ठीक है, तो वो चीज में आपको पंचमार्ग सिक्के का, तो मैंने दोनों चीजें बोल दी कि किसने कहा जाता है क्या। अगला मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे, अगर अगला पॉइंट देख रहे हो आप, आहत सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे। तो ये अधिकतर याद रखना, अधिकतर बोल रहा है, इसका मतलब है कि सारे नहीं बनते थे। इसका परसेंट ये है कि 90% होते थे चांदी के। ठीक है, 90% होते थे चांदी के और 10% होते थे ये तांबे के। ठीक है, याद रखना। और किस प्रकार के, इस प्रकार। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि चांदी के सिक्के बने अधिकतर, क्योंकि 90% है 100 में से 10% आपके तांबे के हैं, मतलब मिक्सचर बनता होता था ये। ठीक है, अब ये जो सिक्के हैं, ये जो सिक्के हैं, इसके ऊपर चित्रण की चीज का है। तो मैंने आपको लिखा है अलग अलग कार्यकाल में अलग अलग मछली का, दूसरे इसमें पहाड़ का चित्रण है, इसके ऊपर ऐसे चित्रकारी की गई है, चाहे मछली की गई होगी या पहाड़ की। इसका मतलब ये है जिस चीज की आकृति की गई है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, समझ लो आप। जिस चीज की चित्रकारी इसके ऊपर मिली है, समझ लो कुछ ज्यादा। जैसे आप देखते हैं अशोक चक्र देखते हैं आप, दिल्ली जो इंडिया गेट देखते हैं आप, कहीं आपको जैसे दिल्ली का किला, ये नोटों पे लिखा हुआ है, महात्मा गांधी की फोटो है, तो वैसे ही उनकी भी इंपॉर्टेंस थी। ये तो आपको इससे पता चला कि योग क्या महत्वपूर्ण समझते थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, तो उस समय इतिहास हमें काफी चीजें बताते हैं। उसके बाद आह सिक्के का प्रयोग मौर्य काल से शुरू हुआ है, अधिकतर मतलब जिन्होंने शासन यानी कि राजाओं ने चलाना शुरू किया है। इसका मतलब ये है, आहत सिक्के तो वैसे 6वीं BC में स्टार्ट हुए, पर राजाओं ने चलाने कब से किए हैं, मौर्य काल के। ठीक है, तो मौर्य काल के, वो भी किस चीज के, चांदी के, जो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, वो चांदी के सिक्के होते हैं। उसके बाद मैंने आपको, जैसे मैंने ऊपर ही बताया मौर्योत्तर काल, कि अधिकतर सिक्के जो मिले हैं वो मौर्योत्तर काल में मिले हैं। कार्यकाल मैंने आपको बता दिया, कार्यकाल आपका ये है। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। मौर्योत्तर काल का इतिहास सिक्कों पर आधारित है। मैंने जो पहले कोटेशन आपको बताई कि सारा का सारा इतिहास किस पे डिपेंड है, वो है आपका इस चीज के ऊपर। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं होते, अब और डिटेल में आपको मैं बता दूं, मैं आपको यही समझा देता। मौर्योत्तर काल है क्या चीज, पहले आपको ये पता होना चाहिए मौर्योत्तर काल चीज है क्या। ठीक है, ऐसा क्या है, इसमें कौन राजा थे। तो आप इसमें दो भागों में बांटेंगे, आगे हम डिटेल में करेंगे चीज के बारे में। तो आप इसमें लिख सकते हैं देशी शासक कौन सा है और विदेशी कौन सा है। ठीक है जी, ये मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं कि मौर्य था क्या, ऐसा क्या था मौर्य काल में। तो देशी में आपने पढ़ा, सुना होगा शुंग वंश, सुना होगा आपने। ठीक है, कर्ण वंश सुना होगा आपने। ठीक है, आपने सातवाहन वंश सुना होगा आपने। ठीक है, ये आपने जो यहीं के रहने वाले थे। और विदेशी में आपने सुना होगा यूनानी, पहलव सुना होगा आपने, शक सुना होगा आपने। ठीक है, और आपने कुषाण सुना होगा। ठीक है, यानी इन लोगों ने भारत में सिक्के लाए हैं। ठीक है, इन्होंने विकसित किए हैं, तो इसलिए आपको इस चीज के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें अगला पॉइंट दिया है, वो सिक्के मौर्य काल में किस प्रकार के होते थे। अब इन लोगों ने सारे के सारे सिक्के किस प्रकार के चलाए हैं, तो मैं लिखा है शीशे के, ये भी आगे बताऊंगा किसने चलाए, तांबे के, ये मैं आगे बताऊंगा, प्रोटीन के, चांदी के, सोने के, किस प्रकार के सिक्के चलाए हैं, ये धातु के नाम है। ठीक है, अब इसमें आगे जैसे मैंने इसी के नीचे बताया है कि चांदी के सिक्के किसने चलाए, मौर्य काल ने। ठीक है, तांबे के सिक्के किसने चलाए, कुषाण ने। ठीक है, सोने के सिक्के किसने चलाए, यूनानियों ने। ठीक है, शीशे के सिक्के किसने चलाए, सातवाहन ने। ठीक है जी, क्लियर, यहां तक क्लियर। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि हमें सिक्के बता रहे हैं, यानी कि हमें इतिहास सिक्के भी बताते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये वाला समझ आ गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगले अप्रैल जो मैंने और टॉपिक लिखा है, इसी के बारे, इसी से रिलेटेड है, सोने के सिक्के गुप्तों ने सबसे ज्यादा चलाए हैं। ये मैंने बोला कि सबसे ज्यादा किसने चलाया है, शुरुआत तो यूनानियों ने की है, यहां मैंने लिखा है शुरुआत है, ये शुरुआत की है, पर ज्यादा किसने चलाया है वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, वो सबसे ज्यादा किसने चलाया है, गुप्त काल में। ठीक है, और गुप्त काल में चलाया है, ये आपको पता चाहिए। अगर पूछे शुद्ध सोने के सिक्के भी इन्होंने ही चलाया है, और बाद में अगर आप पूछे ना आपसे कि मिलावटी प्रकार के सिक्के किसने चलाए, तो वो भी आंसर क्या आएगा, गुप्त काल। यानी कि सबसे ज्यादा भी उसने, शुद्ध भी उसने, और आपके मिलावटी भी उसी ने।
ठीक है, क्लियर तीनों को। उसके बाद पूछे कि सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के। देखो तांबे शुरुआत भी इन्होंने की है, ठीक है, शुरुआत भी इन्होंने, चलाए भी इन्होंने नहीं है, ठीक है, चलाए भी आपके कुषाणों ने ही, कनिष्क राजा सुना होगा आपने, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद लेख युक्त सिक्के, वो किसी की चित्रण की शुरुआत किसने की है? यूनानियों ने, ठीक है। लेव युक्त मतलब राजा का चित्र, ठीक है, कोई राजा, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, चाहे वो राजा जैसा बन रहा हो, चाहे किस प्रकार का बन रहा हो, तो वो सारे के सारे सिक्के किसने चलाए हैं? यूनानियों ने, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने चाहिए। उसके बाद ये पूछा गया है, पर्टिकुलर पूछा है इसमें कि गुप्त काल में किसने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। तो ये आपको पता चाहिए कि गुप्त काल में किसने चलाए, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सितार वादक, यानी कि सिक्कों पर क्या चित्रण किया गया है कि सितार बजा रहा है, ठीक है, सितार बजा रहा है, तो वो किसके इसमें मिलते हैं? समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त के। प्राचीन इतिहास के सिक्के के नाम, अब हम सिक्के तो हम बोल रहे हैं आज, शीशे, तांबा, उस टाइम थोड़ी नहीं ये शब्द यूज होता था। उस समय जैसे आहत सिक्के यूज होते थे, जो मैंने बताया, जब राजा है तो उनके नाम अलग अलग रखे गए। चांदी को बोलते थे पर्ण, ठीक है, और तांबे को बोलते हैं काशपर्ण, ठीक है, और सोने के सिक्के को क्या बोलते थे? दिनार, गुप्त काल में ज्यादा बोलते थे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। अब इसका महत्व क्या, मैं जनरली आपको बताऊंगा महत्व, ऐसे आपने समझना है इस चीज को जो मैंने लिखा कि इतिहास में इसका क्या महत्व है सिक्के का। इसका महत्व यह है कि जहां जहां ये सिक्के ज्यादा मिले होंगे, तो उस समय की वो अमीर राजा साम्राज्य हुआ होगा। मौर्य में ज्यादा मिले होंगे, और ये भी कह सकते हैं अगर जो कम मिले हैं, अगर किस फील्ड में, या मौर्य काल में, या गुप्त काल में, या मौर्य काल में कम मिले हैं, इसका मतलब वो वैल्यू समझते हैं, जैसे हम सोने की वैल्यू समझते हो ना, सेम इसका मतलब कि इंपॉर्टेंस थी उसकी, वैल्यू था उस सब्जेक्ट का। अगर तांबे के बहुत ज्यादा मिले हैं तो समझो नॉर्मल थी उनके लिए, ठीक है। तो इससे अब इस पे जो चित्रण किया गया है, जो राजा करता था वो लिख देता था। संवत लिखता था, तो संवत का कैलेंडर टाइप का, वो तो ओ सिक्के पर लिख देता था। रानी, अगर उसको कोई रानी प्यारी थी तो उसको उसमें चित्रण कर देता था, जैसे मेडावल हिस्ट्री नूर जहां सुना होगा। तो उससे ये समझते कि सिक्कों से उसके चित्रण से ये वैल्यू पता चलती थी कि उस साम्राज्य की क्या वैल्यू है। या किसी देवता का नाम चित्रण कर देते थे कि मैं हिंदू को मानता हूं, मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं। ये सारे के सारे क्या है? चित्रण किए गए हैं सिक्कों पर, और उस सिक्कों के आधार पर पता लगाया गया कि ऐसा ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो ये इस प्रकार एपिग्राफी जो मैंने आपको कल लिखाया, और ये सिक्के इसके इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आर्कोलॉजी सोर्सेज का सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है।